अली भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। क्या हाल है? ठीक है अली भाई, एक सवाल है और उससे मुंसलिक कई छोटे छोटे सवाल आते हैं। और सवाल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा यही है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें फौज की मुदाखलत कितनी है, क्यों है, कैसे है, किस वजह से, उसके क्या नताज निकलेंगे। लेकिन इससे मुंसलिक ना कुछ जुजवी सवालात भी हैं। तो सबसे जी जी। पहले सवाल से शुरू करते हैं और वो ये कि इलेक्शन के अंदर फौज की मुदाखलत क्या हमेशा से रही है? बड़ा दिलचस्प मौजू है। और जो नए नए शायकीन सियासत हैं वो इस मौजू को लेके बहुत आजकल गुफ्तगू करते नजर आते हैं कि फौज का सियासत में क्या रोल है, या एक जनरल तासुर ये है कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत जो है ना वो फौज की मर्जी के बगैर नहीं बन सकती। या ये कहना चाहिए कि यानी एक ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं कि कोई भी हुकूमत फौज की मर्जी के बगैर नहीं बन सकती, ये और चीज है। और कोई भी हुकूमत फौज की मर्जी के बगैर आ ही नहीं सकती, ये और चीज है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक पार्टी जो है, मैं इसकी मिसालें देता हूँ बाद में तफसील से, मैं पहले ये बात समझाना चाहता हूँ कि एक कोई पार्टी है, उसने अक्सरियत ले ली है। अब वो फौज के साथ गुफ्तगू करके, या जो भी माहिदा होगा, या जो भी इंतकाल इक़्तिदार की जो शराइत होंगी तय करके तो इक़्तिदार पे आ जाएगी, ये एक अलग चीज है। एक चीज ये है कि फौज तैयारी करके, प्लानिंग करके किसी मखसूस पार्टी को जबरदस्ती इक़्तिदार पे ले आए, ये और चीज है। यहाँ पे जो तासुर है ना कि फौज एग्री हो जाती है और कोई पार्टी इक़्तिदार पे आ जाती है, ये तासुर कुछ हवालों से दुरुस्त भी है, लेकिन इतना भी दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी हुकूमतें आई हैं जिनको फौज नहीं चाहती थी कि वो इक़्तिदार में आए, लेकिन वो आ गए। और फौज जब बिल्कुल ही बेशर्मी से इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो वो नजर आ जाता है सबको कि ये क्या हो रहा है, जैसे 2018 में था और जैसे आजकल है। तो इसलिए इस फर्क को समझना बड़ा जरूरी है कि ये हमेशा ऐसा नहीं होता। अयूब खान के जमाने में जब इलेक्शन हुआ था ना, जिसमें फातिमा भुट्टो को शिकस्त हुई थी, वो इलेक्शन ज़ाहिर है सदारती, फातिमा जिना। या फातिमा जिना गया, मैंने किसका नाम लिया, फातिमा जिना के लिया था। फातिमा भुट्टो। ओ सॉरी हाँ, उसकी मैं पिछले तो किताब पढ़ रहा था तो वही जेहन में रह गई। अच्छा, तो वो फातिमा जिना का जो इलेक्शन था वो ज़ाहिर है सदारती इलेक्शन था, उसका तरीके इंतखाब भी बिल्कुल डिफरेंट था। और उसको, उसके अंदर ज़ाहिर है अयूब खान खुद इक़्तिदार पे था, तो उसने तो इन्फ्लुएंस करना ही करना था। लेकिन आप ये देखें कि जब जियाउल हक जब हादसे में हलाक हुआ है, तो उसके बाद जब इलेक्शन हुए हैं तो बेनजीर की ज़ाहिर अक्सरियत थी उसकी, या उसकी बहुत पॉपुलैरिटी थी, लेकिन फौज बेनजीर को पसंद नहीं करती थी। और अभी 77 में भुट्टो साहब जो हैं उनको फांसी दी गई है, और 86-87 में दोबारा पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिल रहा है 10 साल के बाद। तो फौज के अंदर जो लोग थे वो ज़ाहिर है वही लोग थे जिन्होंने भुट्टो के साथ बुरा सलूक किया, या कमोबेश उसी पीरियड के लोग फौज में अब आला ओहदों पे फायज थे। उन सबका ये ख्याल था, जिसमें बेग साहब का भी ये ख्याल था, हमीद गुल का भी ख्याल था, उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं, ये बातें उन्होंने की हुई हैं कि हमें था कि बेनजीर आएगी तो वो सबसे बड़ा सख्त इंतकाम लेगी। यानी इस हद तक फौज की जो हैरारकी थी वो खौफ ज्यादा थी या तहफुजात थे कि अगर इसको हुकूमत दे दी तो ये तो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। मसलन फौज का जब जनरल जनरल ये बात सोच रहा होता है तो वो दो तरह से ये बात सोच रहा होता है।
एक तो ये सोच रहा होता है कि मेरा पर्सनल कैरियर खराब हो जाएगा, मेरे साथ इंतकामी कार्रवाई होगी, प्राइम मिनिस्टर है, बाई लॉ वो किसी भी जनरल को सैक कर सकती है, नौकरी से निकलवा सकती है, या दूसरी तरफ पूरे अदारे को कमजोर कर दे। यानी दोनों सूरतों में नौकरी वाला बंदा, उसको तहफुजात होते हैं। लेकिन इसके बावजूद पूरी कोशिश की गई कि बेनजीर का रास्ता जमहूरी तरीके से रोका जाए, गैर अखलाकी रवैये भी अडॉप्ट किए गए, करेक्टर असैसिनेशन भी की गई, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद भी बनाया गया, 9 सितारे इकट्ठे किए गए, फंडिंग प्रोवाइड की गई, ज़ियाउल हक के बाकियात को रूहानी जानशीनी का दर्जा दे के यकजान किया गया, बेनजीर फिर आ गई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर इतनी इनके इख्तियार में कुछ होता या इतना ही जैसे पंजाबी में कहते हैं अन्नी पई होंगी, तो बेनजीर कभी भी इख्तियार में नहीं आ सकती थी। जब वो इख्तियार पे आई तो अंडरस्टैंडिंग तय हुई फौज के साथ, और गो के फौज का वो भी जिसे कहते हैं ना नहीं है कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे ये हक फौज को कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ पहले कोई एग्रीमेंट तय करे कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। लेकिन सारा मार्शल रजीम थी, उन्होंने गारंटीज कुछ ली थी बेनजीर से कि आप कम से कम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो बेनजीर को भी पता था इतना कि मैं इक़्तिदार में आ गई हूँ, इक़्तिदार की रियलिटीज और होती हैं। तो बेनजीर ने इक़्तिदार में आके बड़ी अहम तब्दीलियां की हैं फौज के अंदर, और आईएसआई के चीफ हमीद गुल को, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आदमी थे, उनको उसने रिप्लेस किया है, बाकी जनरल्स को रिप्लेस किया है। फिर बेनजीर के खिलाफ जो साजिश थी ऑपरेशन मिड नाइट जैकल्स वाली, उसको उसने फेस किया। फिर बेनजीर के खिलाफ आपको याद होगा कि एक तहरीक अदम एतमाद आ गई थी, जिसके अंदर फौज ने पूरा जोर लगाया, और फौज के इत्तेहादी उस जमाने में एमक्यूएम वाले, ये मौलाना फजल और रहमान वगैरह, इन सब ने पूरा जोर लगाया कि किसी तरीके से बेनजीर की गवर्नमेंट गिरा दी जाए। तो वो आइडियल पॉलिटिकल प्रोसेस था कि जब पाकिस्तान में कानून, आइन, पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल प्रोसेस को फतह नसीब हुई और वो तरीके अदम एतमाद नाकाम हो गई। तो लोगों को ना ये चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि फौज एक कोशिश जरूर करती है, पार्टी जरूर बनती है, लेकिन वो आसमान को जमीन और जमीन को आसमान करने की पोजीशन में नहीं होती है ऐसे। तो ये एक बड़ी मेरे नजदीक दिलचस्प मिसाल थी। फिर इसी तरह नवाज शरीफ को जब मैंडेट मिला है, तो नवाज शरीफ आया तो उसने भी जाहिर है जमहूरी तरीकों से कोशिश की है कि फौज के साथ मामला तय किए जाए। तो मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी जब काफ लीग बनी है, तो ये नहीं होता कि भाई आपने एक पार्टी बना दी है, किंग्स पार्टी बना दी है, आपको पूरा ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। बहुत मुश्किल पड़ गई थी। और एक वोट चाहिए था, तो मेरा ख्याल है वो सिपा साहबा के जो थे आजम तारिक साहब, उन्हें जेल से निकाल के लाए थे, और फिर उनके वोट से वो जफरुल्लाह जमाली हाँ साहब। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसे। फिर ये इनके पास तो बंदे ही पूरे नहीं होते थे, फिर इन्होंने वो पैट्रियट बनाई, पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़े उस वक्त। तो इतना आसान नहीं होता कि फौज कह दिया जाए कि अच्छा फौज चाहती है ये पार्टी इक़्तिदार में आ जाए, तो उसके लिए बिल्कुल सारे रास्ते हमवार हो जाए। हाँ, जो इन्होंने गड़बड़ की है वो जो स्टूडेंट हैं पॉलिटिक्स के, जर्नलिज्म के, हिस्ट्री के, उनको ये चीजें याद हैं कि 18 में 2018 में इंतहाई भोंडे तरीके से, यानी जिसे कहते हैं ना वो, की गई सारी रिगिंग की गई, जिस जिसकी वजह से पाकिस्तान का सारा पॉलिटिकल प्रोसेस जो था ना वो डीरेल हो गया। अब उसमें क्या किया गया, इससे पहले मुझे नहीं याद कि यानी जियाउल हक के जमाने में भी ऐसे नहीं हुआ था कि अदालतें भी आपने काबू कर ली, जजेस के जरिए आपने अपोजिट जो थे आपके फरीक जो थे सियासी, ये नवाज शरीफ की पार्टी और इसके लोग, इनको अंदर कर दिया, नवाज शरीफ को अंदर कर दिया, इसको नाअहल करवा दिया, जर्नैल भी सारे इकट्ठे मिले हुए थे। इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी, यानी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो सादा अक्सरियत भी ले सकता, क्योंकि जो पोल्स आए थे या जो इलेक्शन रिजल्ट थे वो सबके सामने, उसके अंदर
इमरान खान की कोई वाज़ेह बढ़तरी नहीं थी, और जिन सीटों पे खान साहब को पंजाब से जितवाया गया, वहां से फिर अपोजिशन ने कंटेस्ट किया कि ये यहाँ पे रिगिंग हुई है, लेकिन चूंकि वो उसके बाद किसी किस्म की कोई सुनवाई कोई नहीं थी। साकब नसार साहब थे, फिर बंदयाल साहब थे, फिर इधर से आर्मी चीफ साहब थे, फिर उनके डीजी फैज साहब थे, तो कौन सुनता था उनकी बात? तो वो तो ऐसा चक्कर ही को नहीं चला। अभी कराची से आ रही है ना खबरें, एमक्यूएम वाले दे रहे हैं खबरें कि जब इनको पता लगा था कि पंजाब से मतलूबा सीटें नहीं मिल रही, तो कराची से इन्होंने धांधली करके तो वो सीटें दिलवाई। अब जब आप क्लियर कट धांधली करते हैं और वोटों के साथ रिगिंग करते हैं, आरटीएस बैठाते हैं, वहां पे रिजल्ट चेंज करते हैं, तो वो पता लग जाती हैं बातें। मुझे खुद अच्छी तरह याद है 18 के इलेक्शन में कैंडिडेट्स के पास फौजी खुद आते थे, और जो इलेक्टेबल्स होते थे, जिनके वोट होते थे, उनको मजबूर किया जाता था कि आपने पीटीआई का टिकट लेना है। तो इस लेवल की जब आप धांधली करते हैं या इस लेवल की जब आप रिगिंग करते हैं, तो वो जाहिर है उसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि जो भी हुकूमत बनाता है उसकी फिर मॉरल, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेंथ नहीं होती, उसकी मॉरल कोई स्टैंडिंग नहीं होती, और फिर वही कुछ होता है जो इस हुकूमत के साथ हुआ। अच्छा अच्छा, अली अब भाई। 18 में जो कुछ हुआ, हम्म, अब उसी तरह की एपिसोड दोबारा अब देखने को मिल रही है। शुक्रिया आप। सिर्फ करेक्टर में चेंज हुए हैं, हम्म, एक्ट वही डर्टी है। यानी ये दो वही इलेक्शन जो है ना, डर्टी नहीं ये अली भाई, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। वही डर्टी नहीं है, उससे कहीं गुना हम्म, ज्यादा है। अच्छा मैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये मैं और आप जो अक्सर बहस करते रहते हैं समाजी इर्तिका की और सियासी इर्तिका की मुख्तलिफ रियासतों के, तो एक दफा इस्तेसाल या धांधली या बेईमानी के जरिए जो समाजी और मुआशी और सियासी फायदा उठा लिया जाता है, अगली दफा आपको उतना ही फायदा हासिल करने के लिए ज्यादा बेईमानी, ज्यादा धांधली और ज्यादा ब्रूटल होना पड़ता है। क्योंकि वो जो जहन है वो उतना इवॉल्व कर गया, जो समाजी इज्तिमाई शऊर होता है वो एब्जॉर्ब कर गया होता है, तो अब उसको एक ज्यादा बड़ा झटका देना होता है। और यही चीज कौमों के इन्हतात का बायस बनती है। तो आपका जो ये जुमला है ना कि उसी तरह हो रहा, नहीं, उस तरह नहीं हो रहा, उससे बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अगर उसी तरह होगा तो वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते जो 2018 में हुए थे। उसे ज्यादा करना पड़ेगा ताकि 2018 वाले नताइज हासिल हो। जी क्या कहते हैं आप? नजरियाती तौर पर जो है आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं इसको इस नजर से देख रहा हूँ हम्म, कि बंदयाल साहब और वो क्या नाम था उसका जज का, साकिब निसार, हम्म, उसके मुकाबले में ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, लोग तो इस पे बहुत एतराज कर रहे हैं बहुत सारे हवालों से, लेकिन स्टिल होप इज देयर कि बहुत ज्यादा वो अनकॉन्स्टिट्यूशन काम में मावनत नहीं करेगा। अभी पीटीआई के जो बल्ले का निशान छीना है, वो मैंने सारी प्रोसीडिंग उसकी ना सुनी थी उस दिन बैठ के, तो कानूनी तौर पे उसका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, उसमें कोई सुकम नहीं था कानूनी तौर पे। हाँ, ग्राउंड रियलिटीज के हवाले से उस फैसले से बहुत से लोग डिसअपॉइंट हुए, मुझे भी हुआ कि यार बल्ला दे ही देते तो अच्छा था, लेकिन अदालतें ज़ाहिर कानून देखती हैं, प्रोसीजर देखती हैं, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता कि उनके फैसले के नतीजे में आगे आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि फौज इस वक्त जो पीटीआई के साथ कर रही है वो कतन दुरुस्त नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये काम नहीं होना चाहिए। फौज को भी खमियाजा भुगतना चाहिए कि उन्होंने सियासत में जो एक जाली नजरियाती अफरीद खड़ा किया है। अब अगर वो बंदा पॉपुलर हो चुका है या उसकी पॉपुलैरिटी है, आप उसको आने दें, लोगों को भी सबक सीखने दें कि खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आए, दोबारा हलचल मचाएं, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करें, नजरियाती सिस्टम का बेड़ा गर्क करें, तवीज़ों गंडों से हुकूमत चलाएं, बुजदार जैसे 4-5 बंदे और लागू करके तो मुल्क का बेड़ा गर्क करें। लोगों को तब अकल आएगी कि ये क्या हुआ है। इस तरह तो इन्होंने उसे मुफ्त में हीरो बना दिया। दिस इज टोटली रॉन्ग। मैं तो उस चीज के भी बड़ा सख्त खिलाफ था कि खान साहब को क्यों हटाया गया।
गो के अदम एतमाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आया ना वो पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आया। खान साहब ने जिस तरीके से साइफर, अमरीकी साजिश और बाकी बयानियां बना के चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, उस तरीके से खान ने पॉपुलैरिटी तो हासिल कर ली है, लेकिन खान साहब ये भूल गए थे कि ये बयानिए जो हैं ये पॉपुलैरिटी की हद तक ठीक है, इन बयानियों से ना ही आप अदालत में कोई मुकदमा जीत सकते हैं और ना ही आप ग्राउंड रियलिटी पे जाके इलेक्शन में अपना कोई ड्यू मकाम हासिल कर सकते हैं। तो फौज जो है इस वक्त पुराने प्रोसेस को अगर अनडू करने की कोशिश कर रही है ना, तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशन है। पहले जो किया था वो भी गैर कानूनी, गैर जमहूरी, गैर आईनी था। जो अब हो रहा है वो भी गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर जमहूरी है। अच्छा, एक और नुक्ते की बात, इस वक्त पीटीआई के जो अरकान है ना, वो सबसे ज्यादा उनकी तादाद है इलेक्शन लड़ने वाले लोगों में। यानी अगर कोई के ये कहे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, तो मेरा मेरा ख्याल है कि वो गलत बात है। इस वक्त पीटीआई के अरकान जो है ना इलेक्शन कमीशन में, सबसे ज्यादा उनके मेंबरान है। अच्छा, एक और 9 मई वाला फिनोमेना लोग भूल जाते हैं। नवाज शरीफ वगैरह के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ होता रहा, अब लोग ये एतराज करते हैं, देखो जी वो भी तो जरनैलों नूं गालां कढ़ देने या उन्होंने भी बुरा भला कहा। जबानी इख्तलाफात और नजरियाती इख्तलाफात की गुंजाइश पाकिस्तान में मौजूद रही है। फिजिकल अटैक की इजाजत दुनिया का कोई मुल्क नहीं देता, अफगानिस्तान भी नहीं देगा। जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, यूके, फ्रांस, बेल्जियम, किसी मुल्क में आप उस मुल्क की रियासत के ऊपर या उसके दफाई अदारों पे अगर फिजिकल अटैक करेंगे, हमला करेंगे, तो कोई मुल्क उसको टॉलरेट नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे लोग भूल जाते हैं। जब कभी बात होती है तो अक्सर जो डाई हार्ट किस्म के सपोर्टर होते हैं किसी सियासी पार्टी के, वो सिरे से मुकर जाते हैं कि जी हमने तो ये काम किए ही नहीं है ना। तो अगेन के बयानियों से जमीनी हकायक नहीं बदलते। बयानिया जो है उसको आप एक हवाई सतह पर, एक जज्बाती सतह तक तो आप उसको देख सकते हैं। उनसे जमीनी हकायक अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे तो उसका अल्टीमेट नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा आपके ऊपर। पाकिस्तानी कुछ अदलिया की क्या साख ऐसी है कि उससे बंदा ये तवक्को रख सके कि जमीनी हकायक के ऊपर ही फैसला किया जाएगा? और अगर ऐसी नहीं है तो क्या बंदा इस चीज को तरजीह ना दे कि मैं बयानिया बनाऊं और अवाम की अदालत में जीत जाऊं? नहीं, अवाम की अदालत में आपको जाने कौन दे रहा है? खुद ही तो अवाम आपने की कहा अदालत कि सबसे ज्यादा पीटीआई के लोग खड़े हुए हैं, तो गए तो हैं आप अवाम की अदालत में। नहीं, खड़े तो हुए हुए हैं। देखो ना अगेन कि जो पीटीआई के लोग खड़े हैं, अब उनको कितना वोट मिलता है। देखो ना, पाकिस्तान का समाज बहुत सी लेयर्स में ये समाज जो है ना वो कायम है। ये कोई एक ही सतह का समाज नहीं है। कराची का वोट बैंक और है, अंदरून सिंध और है, अर्बन का और है, जनूबी पंजाब का वोट बैंक और है, सेंट्रल पंजाब का और है, नॉर्दर्न पंजाब का बिल्कुल और है। हजारा बेल्ट जो है सूबा केपीके में, वो बिल्कुल और वोट बैंक है। मर्दान का, नौशहरा का, पेशावर का बिल्कुल और वोट बैंक है। इधर जो पेशावर के केपीके के जो ट्राइबल एरियाज है इनका और वोट बैंक है। गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट रीजन है। पोटोहारी लोगों का बिल्कुल और मजाज है। बलोचिस्तान का बिल्कुल और मजाज है। तो ये कोई एक समाज नहीं है उस मुल्क में। अब बलोचिस्तान में पश्तून एलिमेंट और है, बलोच एलिमेंट और है। बलोचों में भी मिडिल क्लास तबका, डॉक्टर मार्क जैसे लोग जो हैं वो बिल्कुल एक और क्लास है। सरदारों की क्लास बिल्कुल और है। तो आप जज नहीं कर सकते कि सबका वोट बैंक इक्वल है। ये तो जब रिजल्ट आएंगे। अब होता ये है पाकिस्तान में, ये भी रिवाज है ना, जब रिजल्ट आता है जो हार जाता है वो कहता है ये धांधली हो गई। अब 2013 के इलेक्शन में इमरान खान ने यार 3 साल तक मुल्क को यरगमाल बनाए रखा धांधली के चक्कर में। चारों हलके खुलाए गए, वोट तक काउंट किए गए, री काउंट किए गए, री इलेक्शन किया गया। क्या निकला यार? कुछ भी नहीं।
ये बंदा 3 साल तक 35 पैंचर का नारा लगाता रहा। एंड पे कह दिया जी मैंने तो वैसे कह दिया था, मुझे तो किसी ब्रिगेडियर ने कहा था। नहीं, वो शायद तो मसूद का कहा था। उन्होंने कहा मुझे शायद मसूद कहा था, शायद मसूद से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे इमरान खान ने कहा था। मैंने मतलब नॉनसेंस है ना। अब इस किस्म की बातों पे जब आप बयानिए बनाते हैं, आगे से मुकल्लिदीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो उन बातों को आसमानी सहीफा समझ के उस पे ईमान ले आती है। उसके नतीजे में फिर जब आप लोगों को उकसाते हैं, उनको वायलेंस पे तैयार करते हैं, लोग घरों से निकलते हैं, लोग तनसीबात पे हमला कर देते हैं, फिर आप बाद में कहते हैं ये हमारे लोग ही नहीं है। बड़ी जुल्म है ना, ज्यादती है ये वाली। और ये ज्यादती मैं समझता हूँ कि अगर लीडरशिप में विजडम ना हो, एक्सपोजर ना हो, डेप्थ ना हो, तब वो अपने जो लोग हैं उनके साथ वो ये सलूक करते हैं। इन्होंने डिसऑन कर दिया बाद में उन सबको। पंजाबी में कहते हैं ना, बिल्ली दे पैर सड़न ते बच्चे सुट देंदी है। तो जब इनको मुश्किल वक्त आया, इन्होंने डिसऑन कर दी जी साढ़े बंदे ही कोई नहीं है ये वाले। तो ये रवैया भी जो है ना, लोगों को देखना चाहिए कि इन्होंने खुद लोगों का पहले माइंडसेट तैयार किया। इमरान खान की तकरीरें ऑन रिकॉर्ड हैं कि अगर मुझे किसी ने कुछ किया तो ये कर देना, वो कर देना, मैं रेड लाइन हूँ। फिर वो एक वो बावले से आदमी ने उसके ऊपर जो गोली चलाई, उसको इन्होंने पता नहीं कौन सी इंटरनेशनल साजिश बना दिया। तो ये बयानिए, मैंने बताया ना, इस मुल्क के अंदर इंतखाबी नारे, बयानिए, फाड़ लो, मार दो, इन चीजों ने बहुत बड़ा कर किया लोगों का। लोग इन्हीं चीजों को अल्टीमेट रियलिटी समझ बैठते हैं, और ये सब कुछ जो है ना, ये पॉपुलिज्म का नतीजा है। और पॉपुलिज्म का जो फिनोमेना, इट्स अ वेरी डेंजरस फिनोमेना। ये एक दफा जड़ पकड़ जाए, इसको डिफ्यूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसके नतीजे में बड़ी बड़ी हैवी कॉस्ट अदा करनी पड़ती है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का समाज आजकल वही कॉस्ट जो है वो पे कर रहा है। फौज जो है उस कॉस्ट को या उस सारे फिनोमेना को डिफ्यूज करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल कर रही है, अनलकीली वो भी नॉन डेमोक्रेटिक है, और उसका भी कोई अच्छा इम्पैक्ट सामने नहीं आ रहा। और फौज के इस रवैये की वजह से जो लोग इमरान को पसंद नहीं भी करते हैं नजरियाती तौर पे, उनकी हमदर्दियां भी फिर ना इमरान के साथ होती चली जा रही है कि इसके साथ ज्यादती हो रही है। ओके अली भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की है। तो फिर देखते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है, उसके साथ फिर। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फेयर इलेक्शन एक फौजी डिक्टेटर के जमाने में हुए थे, या खान के जमाने अली में। भाई वो भी कोई फेयर इलेक्शन नहीं थे, उसकी भी सबसे तारीख फेयर। हम्म। रिलेटिवली। देखें देखें, ये मुझे इस स्टेटमेंट पे ना बहुत एतराज है कि फेयर इलेक्शन से मुराद ये बन जाती है कि फौज ने कोई मुदाखलत नहीं की थी। अगर आप उठा के देखें, पढ़े किताबें, तो बकायदा पैसे तकसीम किए गए थे बंगाल के अंदर जीते। लेकिन उस वक्त जो वो जुगतू फ्रंट था, उसकी वो ये पता नहीं, मुझे जेहन में निकल गया, उसकी जो भी पार्टी थी, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी सामने थी कि उसमें वो ठहर नहीं सके थे। पूरी नहीं, मैं पूरी। आपको बताता हूँ अवामी लीग के बारे में। या खान को ये रिपोर्ट थी कि ये ज्यादा सीटें नहीं लेगी, हम्म। लेकिन अवामी लीग ज्यादा सीटें लेगी थी। इन्होंने उसके बारे में तो खैर जितने भी मुबस्सर हैं ना, और जितने भी इस चीज की स्टडी कराना फौज की जानिब से, फौज की जानिब से इस चीज की स्टडी कराया जाना कि जी इलेक्शन के अंदर क्या नतीजे आएंगे, इंतखाबात एक जमहूरी अमल में मुदाखलत के मुतरादिफ है। नहीं, वो देखो इनकी जो स्पेशल ब्रांचेज होती है ना, फौज की, पुलिस की, और आर्मी की, वो रिपोर्ट्स ये अंग्रेज के जमाने से चली चली आ रही हैं कि लोगों की क्या राय है या लोग क्या सोच रहे हैं। ये कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, गैर जमहूरी ये होता है कि आपको पता लगे कि इस इलाके में 60% लोग एक पार्टी के हमायती हैं, तो आप कोई ऐसा अमल करें जिसके नतीजे में आप, जैसे 18 में इन्होंने लबैक को खड़ा किया था, उन्होंने वोट तोड़े नून लीग के, हर हल्के में से 15-15, 20-20 हजार वोट तोड़े। नून लीग वाले 500-500, हजार वोटों से हार गए। ये होती है इलेक्शन रिगिंग का एक मॉडर्न तरीका। जो मैं बात कर रहा हूँ, यहिया खान के जमाने में अक्सरियत लोगों की ये राय है, अभी मौका नहीं है कि मैं उसे डिटेल बयान करूं, कि वो इलेक्शन जो थे ना, अपने नतायज के हवाले से और अपने इनकाद के हवाले से बड़े फेयर इलेक्शन थे। उसके अंदर जो अनफेयर जो पार्ट था वो ये था कि इलेक्शन के नतायज के बाद इलेक्शन
के नतीजे में जिस पार्टी को अवामी लीग को इक़्तिदार देना चाहिए था वो नहीं दिया था उसने। मुदाखलत इलेक्शन तो ठीक होगी थे, ना जमहूरी अमल में। देखिए अली भाई, इलेक्शन ठीक थे, ओके इलेक्शन ठीक थे, इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया, और जिसने इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया वो तारीख में सारी जिंदगी के लिए उसको ओके, या उस सारे प्रोसेस को, ज़ाहिर है तारीख ही फिर फैसला करती है ना कि और तो कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक, सही है। मेरा ख्याल है हमारी गुफ्तगू काफी लंबी हो गई है, प्रोग्राम हमें छोटा रखना चाहिए। चलें, थैंक यू वेरी मच, ओके। बाय।